नमस्कार दोस्तों। एक गीत है, आपने भी सुना होगा। 1960 के दशक का गीत है और वो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ, आपने यह सुना होगा। ये 60 के दशक में यह गीत गाया जाता था, क्योंकि 1950-60 का जो दशक था, उस दशक में कहीं पर कोई नफरत नहीं थी, सच्चाई की बातें होती थी। कुछ चीजें यदि गलत आती थी तो उसका खंडन सभी करते थे, अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तमाम सारी चीजों से। आज जो नया भारत है, नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं कि मेरा भारत है, उस नए भारत में क्या गीत है? जिस देश में गंगा बहती है, प्रदूषित गंगा बहती है, होठों पे झूठ रहता है, जहां दिल में नफरत रहती है, हम उस देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में प्रदूषित गंगा बहती है। जी हां, आज यही सत्य है और यह सत्य आज लाल किले पे भी दिखाई दिया और यह सत्य पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जब आज भारत के तिरंगे को फहराया जा रहा था लाल किले में, मौजूदा प्रधानमंत्री, जिन्हें चोरी के वोटों का प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, चोरी से बनी हुई सरकार कहा जा रहा है, वो जब झंडा फहरा रहे थे तिरंगा, उसी वक्त किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या, जो वहां पर जिस तरह से आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा, मरने वालों की संख्या 60 से ऊपर हो चुकी थी। उनमें हमारे तमाम सैन्य बलों के लोग भी हैं, सीआरपीएफ के लोग, सीआईएसएफ के लोग। और यह वह इलाका है जो पाकिस्तान से भी संकट झेलता है, वो भी कष्ट झेलता है, आतंकी संकट भी झेलता है। भारत सरकार की ओर से जब यह घटना हुई, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुई, उस वक्त भी मदद के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं की गई। चमोली में बादल फटे हैं, प्राकृतिक आपदा आई है, भूस्खलन हुआ है, कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है। उसके पहले उसी उत्तराखंड में एक गांव में भी जिस तरीके से अचानक पानी आया था, उससे जो संकट पैदा हुआ था। हिमाचल प्रदेश पिछले 1-1.5 महीने से बुरी तरीके से प्रभावित है। आज भी वहां घटनाएं हुई हैं। मरने वालों की, सिर्फ इस तरह की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर है। आप याद करिए, 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, गोरखनाथ एक्सप्रेस उसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दर्जनों लोग हमारे मरे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को उसका होश नहीं था। उसके लिए एक शोक संवेदना नहीं थी, एक उस सच्चाई की बात नहीं थी। और यही चीज आज भी लाल किले में देखने को मिली। एक भी संवेदना नहीं थी, एक भी चीख नहीं थी, एक भी दर्द नहीं था। स्वांतः सुखाए की बात हो रही थी, खुद को महिमा मंडित करने की बात हो रही थी। एक अवैध जो संस्था है, उस संस्था का महिमा मंडन झूठ के आधार पर किया जा रहा था। जी हां, यह सब हो रहा था और इस देश की जनता, दुनिया में बैठे लोग उस झूठ को देख रहे थे। जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो जानते हैं कितना झूठ बोला गया है। आप याद करिए, पीछे जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी लाल किले से बोल रहे थे और नारी सम्मान का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त गुजरात में उन मास रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा था, माला पहनाया जा रहा था और आरती उतारी जा रही थी। जब पिछली बार बोल रहे थे
तब भी हमने देखा था कि कैसे बीएचयू आईआईटी के उन बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। हमने देखा था कि जब उसके पहले वो संबोधन करने गए थे तब मणिपुर में लड़कियों को नग्न परेड कराई जा रही थी और सब कुछ किया जा रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकियों के हमले हो रहे थे, हमारे जवान मारे जा रहे थे और लगातार ये घटनाएं हो रही थी, रिकॉर्ड बना रही थी। जिन इलाकों में घटनाएं नहीं होती थी वहां भी हो रही थी। जब नरेंद्र मोदी ये संबोधित कर रहे थे तब हम पहलगाम को नहीं भूल सकते कि 2 महीने पहले जो घटना 3 महीने पहले हुई है, 100 दिन करीब हो चुके हैं। तो वहां पर जिस तरीके से हमारे लोग मारे गए, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है, उसका कोई जिक्र नहीं था। कोई जिक्र नहीं था कि किस तरह से भारत की विदेश नीति फेल हुई है, किस तरह से भारत की रक्षा नीति फेल हुई है, किस तरह से भारत की गृह नीति फेल हुई है और भारत को विभाजन की विभीषिका में फंसा दिया गया है। इस तरह से भारत को फंसाया गया है कि भारत आज टुकड़े टुकड़े सा दिखाई देता है। जिस भारत को 1947 में 565 रियासतों को जोड़ करके बनाया था नेहरू ने और उनकी टीम ने, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को गायब कर दिया जाता है, उनके योगदान को गायब कर दिया जाता है। जिन्होंने पहला तिरंगा फहराया था लाल किले में 1947 पर और 15 अगस्त 1947 को जिसने पहला तिरंगा फहराकर भारत को आजादी की घोषणा की थी, आधी रात को जिस शख्स ने संविधान सभा में वह भाषण दे करके, डेस्टिनी बता करके और भारत के उजाले की ओर ले जाना और भारत के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के भी आंसू पोंछने का जो उद्देश्य बताकर जिस शख्स ने, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, उनके नाम का जिक्र नहीं है। हालात ये हो जाते हैं कि भारत सरकार के तमाम विज्ञापनों में, पोस्टरों में गायब कर दिया जाता है जो है नेहरू जी का चित्र, उनकी फोटो, और फोटो ही नहीं गायब कर दी जाती है। उनकी स्थिति यह होती है कि एक विज्ञापन में तो यह हालत है, आप देख सकते हैं, सावरकर को ऊपर कर दिया जाता है, महात्मा गांधी होते हैं लेकिन सबसे बड़े पुरोधा वो गायब हो जाते हैं, भारत सरकार का है। और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो या उनके अलावा तमाम सारे, चलिए बहुत ज्यादा की बात ना करिए। तो सबसे बड़े 2 नेता जो उस वक्त थे, जो आजादी के मुख्य पुरोधा थे, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें गायब कर दिया जाता है। इन जब क्रांतिकारियों का जिक्र होता है तो चंद्रशेखर आजाद को गायब कर दिया जाता है। समझ में नहीं आता। और इनमें से यदि बात करेंगे तो सावरकर को छोड़ के चाहे ये दोनों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो या और कोई हो, सब कांग्रेस के ही थे। और जिन सावरकर की फोटो लगा देते हैं वो सावरकर कौन? क्या वो सावरकर कभी भारत की आजादी की लड़ाई लड़े? नहीं। वो 1900 शताब्दी के दौरान, जब ये शताब्दी शुरू हुई, तब वो इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड में थे। वहां पर एक लड़की से अनैतिक रिश्ते और रेप जैसे केस में उनको पकड़ा गया था और उसके कारण निर्वासित हुए। उन्होंने एक वहां के पुलिस अफसर पर हमला करवाया था और साजिश जो रची थी, उस साजिश के मामले में वो गिरफ्तार हुए। उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। वो समुद्र से
कूद कर भागने की, वो भी टॉयलेट वाले रास्ते से भागने की उन्होंने कोशिश की। जो पानी के जहाज में टॉयलेट बना था उसके अंदर, मैले के अंदर घुस के अपनी जान बचाने की कोशिश की। बहरहाल पकड़े गए, तब उन्हें इन सारे आरोपों के मामले में सजा हुई थी। देश की आजादी के लिए सजा नहीं हुई थी, वो आजादी के लिए कभी नहीं लड़े थे। तो जो व्यक्ति कभी किसी चीज के लिए न लड़ा हो, और जब कांग्रेस पार्टी ने 1921 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ी भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी, जब खिलाफत आंदोलन को भी अपने साथ मिला लिया, सिख भी साथ थे, तो मुस्लिम भी, सिख भी और हिंदू भी सब जब साथ आ गए, तो अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। तो उसने ऐसे तमाम सारे लोगों को तुरंत छोड़ने का काम शुरू किया जो उसके लिए मुखबिरी काम करे। ऐसे में माफिया मांग मांग करके, जो बार बार माफियों के चिट्ठी लिखता था, वो दर्जनों, आधा दर्जन बार जिसने चिट्ठी से ज्यादा बार चिट्ठी लिखी, उस सावरकर को रिहा किया गया और शर्तों के साथ उसे पेंशन भी दी गई इस बात के लिए कि तुम मुखबिरी करोगे इनकी, दूर रहोगे इन सब से। और फिर उसने वही काम किया। उधर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता नागपुर का, हेडगेवार, वो निकलता है, और वो निकलने के बाद में वो इन्हीं सारी ताकतों के साथ मिलके वो कैसे जेल से छूटता है, यही कह के कि अब हम आपके लिए काम करेंगे, अब हम कभी कांग्रेस की तरफ नहीं देखेंगे, कांग्रेस को खत्म करने का काम करेंगे। और वो आकर के 1925 में बना लेता है आरएसएस, और आरएसएस बनाता है जैसे आज है आरएसएस है, और आरएसएस का ही राजनीतिक संगठन भाजपा है। कभी जनसंघ था, तो तब हिंदू महासभा को उन्होंने कैप्चर किया, और हिंदू महासभा यही सावरकर चलाए। और उसके बाद में जितने आंदोलन हुए, 1921 का तो बता ही चुका हूं, उसके बाद 1925 के बाद में जितने आंदोलन हुए, किसी आंदोलन में आरएसएस ने कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी मना किया और कहा यदि किसी को हिस्सा लेना है तो अपनी निजी जिम्मेदारी है। यानी जैसे आज कहते हैं कि ये मेरे निजी विचार हैं, पार्टी का या किसी संगठन का या किसी कंपनी का या किसी पद का, वो उधर से कहीं कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे किस्से थे, तो ये कायरता के प्रतीक थे। आज तक किसी भी एक संघी ने, एक हिंदू महासभा के व्यक्ति ने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई त्याग नहीं किया, कोई बलिदान नहीं किया, कोई मदद नहीं की। उल्टा जब 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, तब हिंदू महासभा का जो लीडर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो अंग्रेजों को चिट्ठी लिखता है और कहता है इन्हें कस के कुचल दीजिए, हम आपके साथ हैं। उधर जो मुस्लिम लीग बनवाई थी अंग्रेजों ने, जो जिन्ना था वो एक समय में गुजरात के हिंदू परिवार से, ठक्कर परिवार से होता था, और उनका परिवार कन्वर्ट करके मुसलमान बना था। और उसके बाद में वो पढ़ने के लिए जब गया, ब्रिटेन से पढ़ के आया और फिर वकालत करने चला गया। पहले कांग्रेस में कुछ समय रहा, लेकिन उसे उसकी दुकान नहीं चली, तो वो चला गया अंग्रेजों की मदद से इंग्लैंड में, और वहां काम करने लगा। और फिर अंग्रेजों ने उसे यहां भेजा और पूरी मदद करी, और उसने मुस्लिम लीग बनाई। वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस, इन्होंने मिल करके पूरा खेल किया। और खेल कैसे कैसे किया? टू नेशन थ्योरी किसने दी? सावरकर ने दी। उस पर मोहर किसने लगाई? मुस्लिम लीग ने लगाई।
3 राज्यों में ये दोनों मिलके, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलके सरकार चला रहे थे। एक का मुख्यमंत्री था, एक का डिप्टी सीएम था, और उसके बाद वहीं पर हिंदू मुस्लिमों को मरवाया जा रहा था और उस नफरत के खेल का फायदा उठाया जा रहा था। यह हो रहा था, और जो यह कर रहे थे उसे रोकने का काम कांग्रेस कर रही थी। गांधी कर रहे थे, नेहरू कर रहे थे, पटेल कर रहे थे, मौलाना आजाद कर रहे थे, और सब कर रहे थे। मौलाना आजाद ने जब प्रस्ताव आया भारत के विभाजन का, तो उन्होंने यही कहा था जिन्ना से कि तुम्हारे यहां कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान जाए, उससे ज्यादा भारत के साथ खड़े। और इसीलिए मुसलमान जो भारत में रुके, उसी कारण भारत को बड़ा हिस्सा मिला। नहीं, यदि वो नहीं रुकते तो भारत का, जितना बड़ा भारत है, इसका भी आधा होता। यानी तब पाकिस्तान ज्यादा बड़ा देश होता भारत से। लेकिन चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन सब ने मिलकर जो काम किया, उसका नतीजा ये हुआ। हर किसी ने अपनी अपनी रणनीति से काम किया। हमने देश का बड़ा हिस्सा भी बचाया, बड़े राज्य भी बचाए, और बड़ी आबादी भी बचाई। उसका नतीजा यह हुआ, हम दुनिया में सम्मान पाए और पाकिस्तान की बुरी हाल हो। यह सत्य है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री 103 मिनट नरेंद्र मोदी भाषण देता है लाल किले से। वो आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताता है। चलिए, अच्छा हुआ उसे एनजीओ बता दिया, हालांकि वो एनजीओ भी नहीं है, दुनिया में कहीं रजिस्टर नहीं है, वो अवैध संगठन है। और यही वजह है कि उस पर देश की आजादी के बाद 3 बार प्रतिबंध लगा। बार बार माफिया मांग मांग करके इनके प्रतिबंध खत्म हुए। माफिया मांग मांग, माफी वीरों का संगठन है। ऐतिहासिक तथ्य, आजादी के आंदोलन में न कोई योगदान है, न देश को बनाने में कोई योगदान है। सत्ता का सुख भोगने, देश में नफरत फैलाने और भारत की गंगा को प्रदूषित करने, गंगा यमुना की जो संस्कृति थी, उस गंगा यमुना की संस्कृति को नष्ट करने वाला यह संगठन, उस संगठन की वो प्रशंसा कर रहे थे कि बड़ा आजादी में योगदान। लेकिन एक नाम नहीं बता सकते कि कौन ऐसा है जिसने आजादी के आंदोलन में जेल काटी हो, लाठियां खाई हो, गिरफ्तार हुआ हो, या फांसी चढ़ा, या मौत के मुंह में गया। एक नाम नहीं है इनके पास। जब नाम भी ढूंढते हैं तो किसके मिलते हैं? कांग्रेसियों के। भगत सिंह का परिवार कांग्रेसी था। भगत सिंह कम्युनिज्म विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन वो नेहरू और गांधी के प्रभाव में थे, खासकर नेहरू के। नेहरू उनसे मिलने भी जेल गए थे लाहौर में। गांधी ने उनकी फांसी रुकवाने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। अब आप सोचिए, उनका मुकदमा कांग्रेस के जो वकील थे आसफ अली, उन्होंने लड़ा था, जो बिजनौर के रहने वाले थे, यूपी के, जिनकी पत्नी दिल्ली की पहली मेयर बनी थी। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद, इन सबको मदद कौन करता था? आर्थिक और दूसरी मदद पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से तमाम सारे ये लोग। लेकिन ये कौन? सावरकर ने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची थी। उस साजिश के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था, मुकदमा चला था। और जैसे अभी मालेगांव और दूसरे तमाम केसेस में आरोपी बरी हुए, वैसे ही वो सबूतों के अभाव में बरी हुआ, क्योंकि सबूत कुछ गायब हो गए थे। और वो गायब करने वाला कौन था? मोरारजी देसाई। क्योंकि मोरारजी देसाई उस समय उस प्रांत का गृह मंत्री था और उसने सारी गड़बड़ की थी। इसी तरीके से तमाम सारे सच। तो जो माफी वीर रहे हो,
जो देश के सबसे बड़े पुरोधा की हत्या में शामिल रहे हों, जिनका संगठन इस देश में अराजकता, हिंसा और नफरत फैलाने का रहा हो, दंगे फसाद कराने का रहा हो, उन संगठनों की प्रशंसा हो रही हो तो दुर्भाग्य है। शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पे जाने की बजाय वो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भीगते हुए जनगण मन अधिनायक जय है कर रहे थे। वो बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे डंके की चोट पर बता रहे थे कि भारत को कैसे लोकतंत्र चोरी किया जा रहा है, वोट चोरी किए जा रहे हैं, भारत की गुट निरपेक्ष की जो विदेश नीति थी उसे बर्बाद कर दिया है, जिसके बूते हम इतना मजबूत हुए थे, और भारत की रक्षा नीति और सब कुछ को बर्बाद कर दिया। भयंकर बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी बगैर कोई छाता लगाए, बगैर किसी उसके अडिग खड़े थे, देश को सलामी दे रहे थे, और नरेंद्र मोदी सारी सुख सुविधाओं से बिल्कुल ब्रांडेड कपड़ों में, स्टाइलिश अंदाज में, क्योंकि लाखों रुपए पर डे खर्च होते हैं उनकी सिर्फ ये तय करने में, ड्रेस बनाने में, उनके मेकअप पे, तो उन सब को करके लाया गया था। लेकिन फिर भी चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी, लग रहा था कि शायद लाल किले से आखिरी भाषण ना हो, मोहन भागवत को खुश कर दिया जाए, अवैध संगठन को बड़ा वीर बता दिया जाए, और जब यह हो रहा हो तो समझिए। लेकिन राहुल गांधी ने देश के सम्मान और सब चीज को बरकरार रखा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से व्यवहार किया गया था वह अपमानजनक था। वह भी उनके शायद जहन में रहा हो, और जहन में होगा कि अब देश की लड़ाई लड़नी है, जिन मुद्दों पे उसकी बात करेंगे, हम इनकी फर्जी झूठ सुनने नहीं जाएंगे। तो आज यही था, यही वजह है कि देश की जनता ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को लाइव 7 लाख लोगों ने सुना, और राहुल गांधी के भीगते हुए जनगण मन अधिनायक जय है के गीत के साथ में देश को सलामी देने के मामले को करीब 90 लाख लोगों ने देखा। तो अब आप समझ लीजिए कौन देश के लोगों का लाडला है और कौन देश के लोगों का विलेन बन चुका है। जी हाँ, जान लीजिए। जय